Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 29, नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क मैनेजमेंट किसी भी नेटवर्क को डिज़ाइन करने के जब हम डिज़ाइन करते हैं, हमने जब इस कोर्स को स्टार्ट किया तो हमने कहा कि नेटवर्क्स क्या होते हैं, नेटवर्क्स को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, नेटवर्क्स को डिज़ाइन करने के लिए नेटवर्क्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर हमने लॉजिकल डिज़ाइनिंग देखी, फिर हमने लेयर्स देखी। लेयर्स के बाद हमने कहा कि ये जब आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स आ गए, राउटर, स्विचेस, डिवाइसेस, उनको हमने डिस्कस किया वो डिवाइसेस काम किस तरह करती हैं। तो फिर हमने उनके फिज़िकल कनेक्शन देखे कि वायर्ड नेटवर्क क्या है, वायरलेस नेटवर्क क्या है, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया क्या होता है, उनको आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है। फिर हमने उसकी लॉजिकल देखी कि जब आपने पहले अपने डिवाइसेस को पढ़ लिया कि हर डिवाइस क्या काम करती है, किस लेयर के साथ उसकी एसोसिएशन है, उस लेयर को, उस डिवाइस को किस तरीके से डायग्नोस किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमने क्या किया कि हमने ये कहा कि ये जितना भी नेटवर्क है, ये जितनी भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, इनको डायग्नोस करने के लिए, इनके ऊपर काम करने के लिए हम क्या क्या पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। वो पढ़ने के बाद हमने मीडिया देखा, उनको फिजिकल कनेक्ट किया, लॉजिकल एड्रेसिंग पे आए, हमने उनको लॉजिकल कॉन्फ़िगर किस तरह करते हैं, फिर उस पर राउटिंग किस तरह की जाती है, राउटिंग को देखा, उसके ऊपर स्विचिंग किस तरह परफॉर्म की जाती है, स्विचिंग को देखा, स्विचिंग को परफॉर्म करने के बाद उसमें एप्लीकेशंस किस तरह रन होती हैं, ठीक है, उनको देखा। यानी उसमें हमने प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन देखी, डोमेन नेम सर्विसेज देखी, WWP देखा, HTTP देखा हमने, फिर हमने अपने वैन के प्रोटोकॉल्स देखे। ये जब सारा नेटवर्क, अब हमने सारा नेटवर्क बना लिया, हमने लैन को भी डिस्कस कर लिया, हमने वैन को भी डिस्कस कर लिया, हमने गाइडेड मीडिया देखा, हमने अनगाइडेड मीडिया देखा, हमने डिजिटल ट्रांसमिशन देखी, डेटा एंड सिग्नल्स देखे, लेयर्स देखी, राउटिंग परफॉर्म की, स्विचिंग परफॉर्म की, वैन के पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, फ्रेम रिले, ATM प्रोटोकॉल्स को डिस्कस किया। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करके हमने ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में की लास्ट लेक्चर। तो अब हमने ये देखना है कि उस नेटवर्क को मैनेज कैसे करना है। नेटवर्क तो बन गया आपके पास, आपने राउटिंग भी कर ली, स्विचिंग भी कर ली, हाउ वी कैन मैनेज दैट नेटवर्क। उससे पहले मैं आपको जल्दी से 2-3 मिनट में एक जो लास्ट हमारा जब चैप्टर हुआ था तो हमने कहा था कि उसकी लैब रह गई थी कि फ्रेम रिले को हम किस तरीके से कन्फिगर कर सकते हैं, वो भी हम देख लेते हैं कि फ्रेम रिले की या वैन की क्या कमांड्स हैं। मैं पैकेट ट्रेसर में जाता हूँ वापस, ये लास्ट लेक्चर का जो हमने कंप्लीट किया था वैन का, उसकी एक लैब थी छोटी सी, वो आपको मैं कंप्लीट करवा दूँ। ये हमने एक राउटर यहाँ से पिक कर लिया, तो ये जो हमने राउटर पिक कर लिया, इस राउटर के ऊपर हमने डबल क्लिक किया, इट्स अ कमांड लाइन इंटरफेस। हमने यहाँ से हम इस टाइम पे अपने यूज़र मोड में आ गए। यूज़र मोड में हमने टाइप किया इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 2/0। इसको इंटरफेस से हम चले गए सीरियल 2/0 के ऊपर। यहाँ पे हमने देखा कि जो आपके पास डिफरेंट जो यहाँ से क्या कमांड होगी, एनकैप्सुलेशन की। देखें, जब भी हम सीरियल पे क्यों गए हैं कि वैन की कन्फिगरेशन जब भी होती है वो आपके सीरियल इंटरफेसेस पे की जाती है। जो आपके सीरियल इंटरफेसेस होते हैं, वैन को जब भी कम्युनिकेट करवाया जाता है तो वो आपके सीरियल इंटरफेसेस के ऊपर होती है वैन की कम्युनिकेशन। अब हमने यहाँ पे एनकैप्सुलेशन टाइप किया, क्वेश्चन मार्क डाला, तो अब देखें ये देयर आर 3 प्रोटोकॉल्स। हमने फ्रेम रिले डिस्कस किया, HDLC। अब आपने अगर यहाँ पे फ्रेम रिले को रन करना है तो जस्ट आप फ्रेम रिले टाइप करेंगे, इंटर करेंगे, तो आपने अपने फ्रेम रिले को रन कर लिया। फ्रेम रिले के साथ जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, आप फ्रेम रिले क्वेश्चन मार्क डालें। अब हमने पढ़ा था डाटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर होता है, इसको कन्फिगर करने के लिए आप इंटरफेस DLC लिखेंगे और ये नंबर आपने 16 से लेकर 1007 के अंदर तक देना। हम यहाँ पे देते हैं 200 नंबर देते हैं, तो ये मैंने अपना फ्रेम रिले का इंटरफेस भी दे दिया। अब टाइप हमें डिस्कस करनी है, फ्रेम रिले एलिमेंट टाइप। अब आप इसमें देखेंगे आपके पास 3 टाइप्स हैं,
एनसी हमने वहाँ पढ़ी थी, याद है आपको? जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि उसके नीचे लेयर के नीचे एनसी लिखा था। एक आपका स्टूडेंट इसमें एनसी था, एक सिस्को था, एक Q933A था। अब आपने फ़र्ज़ किया एनसी रन करना है तो आप एनसी करेंगे, तो ये आपके पास फ्रेम रिले का आपने कर। अब अगर आपने मैपिंग करनी है उसके साथ कोई किसी नंबर के साथ, तो IP एड्रेस .1.1.2 यहाँ पे आप मैपिंग कर सकते हैं। तो आप देखें कि फ्रेम रिले की कन्फिगरेशन कितनी इजी है। जस्ट अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है कि फ्रेम रिले एक्चुअली है क्या, ठीक है, लेयर 2 पे काम करता है, फ्रेम्स बनाता है, PVC क्या होता है, VC क्या होता है, पाथ डिफाइन किस तरह होते हैं, उसकी वर्किंग किस तरीके से होती है, डाटा लिंक कनेक्शन जो आपका आइडेंटिफायर है वो क्या होता है, लोकल मैनेजमेंट जो इंटरफेस है वो क्या होती है, आपके LMI काम किस तरीके से कर रही होती हैं, कौन सी टाइप आपने कहाँ यूज़ करनी है, आपने NC कहाँ पे यूज़ करनी है, आपने Q.931 कहाँ पे यूज़ करनी है। ये आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप देख रहे हैं कि वैन प्रोटोकॉल को रन करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इट्स जस्ट अ फन, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने फ्रेम रिले कहाँ यूज़ करना है, आपने ATM यूज़ कहाँ करना है, फ्रेम रिले और ATM के नेटवर्क में डिफरेंसेस क्या हैं, तो फिर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। हम नेक्स्ट प्रोटोकॉल देखते हैं। मैं एग्जिट करता हूँ, एनकैप्सुलेशन में जाता हूँ, फेज 2/0 एनकैप्सुलेशन। अब नेक्स्ट है पॉइंट टू पॉइंट। मैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट एंटर करता हूँ, अब पॉइंट टू पॉइंट लिखता हूँ, क्वेश्चन मार्क डालता हूँ। इसके पासवर्ड सेट करने हैं, ऑथेंटिकेशन पैप चैप होगा, मैं यहाँ से चैप सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपने सेट कर दिया। तो अब ये देखें, ये पॉइंट टू पॉइंट की कन्फिगरेशन हो गई। इसी तरीके से अगर आपने करनी है इंटरफेस सीरियल 2/0 एनकैप्सुलेशन में करता हूँ, HDLC एंटर किया, HDLC को मैं क्वेश्चन मार्क डालता हूँ, तो ये आपने अपनी HDLC को कन्फिगर कर दिया। तो देखिए, फ्रेम रिले को कन्फिगर करना, HDLC को कन्फिगर करना, पॉइंट टू पॉइंट को कन्फिगर करना, जस्ट अ सिंगल लाइन कमांड। लेकिन अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग में ये बात पता ही नहीं है कि मैंने फ्रेम रिले को यूज़ कहाँ करना है, मैंने पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल को यूज़ कहाँ करना है, मैंने HDLC को यूज़ कहाँ करना है, फ्रेम रिले ATM HDLC पॉइंट टू पॉइंट में डिफरेंस क्या है, किस नेटवर्क रिक्वायरमेंट के ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल बेस्ट है, तो जब तक आप अपने नेटवर्क को ना डिज़ाइन कर सकते हैं ना ही यूज़ कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को चेक करने के लिए, पता करने के लिए जो आपके पास ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस क्या क्या हैं, अभी हम उन ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं कि आपने पॉइंट टू पॉइंट कहाँ रन करना है, आपने HDLC कहाँ रन करना है, आपने ATM कहाँ रन करना है। वो अभी हम यहाँ पे 1 by 1 डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको आगे मज़ीद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये अब आपको बात समझ आ गई कि जो आपका फ्रेम रिले है, जो आपका पॉइंट टू पॉइंट है, जो HDLC है, जो ATM है, इनकी कमांड कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आपने इसको डिप्लॉय कहाँ करना है, तो फिर ऐसा प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम ये हमने फ्रेम रिले और ATM को डिस्कस कर लिया था, लेकिन जस्ट उसकी ये कुछ कमांड्स या कुछ क्यूरीज रह गई थी जो मैं आपको नहीं करवा सका था। दैट्स वाई आज हमने पहले उसकी लैब की है। अब हमारा फ्रेम रिले, ATM, पॉइंट टू पॉइंट, HDLC वैन की जो कन्फिगरेशन है वो भी आपको मैंने करवा दी। बाकी अब राउटिंग किस तरह होती है, ठीक है, सीरियल 2/0 क्या होता है, वो हम सारी डिटेल लैब कर चुके हैं। अभी हम सिर्फ जो आपको मैं एक और सेशन दे दूँ, चले हमने ये हमने 2 राउटर यूज़ किए। अगर मैं यहाँ पे ये केबल यूज़ करता हूँ सीरियल 2/, ये हमारे पास ये वैन लिंक है। अब मैं कहता हूँ कि इस वैन लिंक पे मैंने यूज़ करना है फ्रेम रिले, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, किस पोर्ट पे जाऊँगा, इंटरफेस सीरियल 2/0 फ्रेम रिले, पहले ये लिखूँगा एनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले, इंटर करूँगा फ्रेम रिले, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इंटरफेस करनी है, मैं करता हूँ 200, ठीक है, फ्रेम रिले LMI टाइप में करता हूँ NC, तो ये मेरी फ्रेम रिले खत्म हो गई। दैट्स इट। मैं अगर इसको IP एड्रेस देता हूँ, IP एड्रेस 10.0.0.1 255.0.0.0 नो शटडाउन, तो ये मेरा इंटरफेस अप हो गया। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ जाता हूँ तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, सिर्फ मैंने फ्रेम रिले रन करना है, इनेबल कन्फिग इंटरफेस S2/0, IP एड्रेस पहले दे देता हूँ,
10.0.0.2 to 55.0.0.0, no shutdown, encapsulation, frame relay, LMI type 200, type NC, frame relay, DLSC number, इंटरफेस DLSC नंबर 200, exit। तो अब आप देखें शो रनिंग कन्फिग करें आप, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका इंटरफेस 0 क्या चल रहा है, आपका फ्रेम रिले चल रहा है और आपके पास जो कनेक्शन है वो DLC आई के साथ आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है। अब अगर आप यहाँ से इसको बंद करते हैं, आप देख रहे हैं नाउ इट्स ग्रीन, इट्स वर्किंग। अब मैं इस पे जाता हूँ, एग्जिट, इनेबल शो रनिंग कन्फिग करता हूँ, तो आप ये देखें कि यहाँ पे आपके पास फ्रेम है, DC है। अब मैं यहाँ से अगर टेलनेट 10.0.0.2 करता हूँ, .0.0.2, तो ये ड्राइंग कर रहा है उस सिस्टम को टेलनेट करने की। रिमोट होस्ट नॉट कम्युनिकेटेड, ठीक है, क्योंकि अभी हमने इस पर राउटिंग सेट नहीं की, बाकी चीज़ सेट नहीं की, वो करेंगे तो आपका वैन भी चलना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिक कमांड सी कि फ्रेम रिले कैसे। अब मैं अगर यहाँ पे मैं इन्हीं जगह में यहाँ रन कर दूँ ATM, तो ATM शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसने करनी कम्युनिकेशन है, चाहे मैं ATM यूज़ करूँ, चाहे मैं फ्रेम रिले यूज़ करूँ, चाहे मैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यूज़ करूँ, मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कम्युनिकेशन करवाना है बिटवीन नेटवर्क्स। ठीक है, अब मैं चाहे ATM यूज़ करूँ, चाहे फ्रेम रिले यूज़ करूँ, चाहे कुछ भी यूज़ करूँ, तो वापस में नेटवर्क मेरा जो है कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा। तो ये थी आपके पास लैब जो हमारी लास्ट लेक्चर की रह गई थी। अब हम चलते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट, ठीक है, जो हमारा आज का 30 लेक्चर है। ठीक है, नेटवर्क मैनेजमेंट को देखें, अब हमने राउटिंग कर ली, स्विचिंग कर ली, नेटवर्क डिज़ाइन कर लिया, वैन प्रोटोकॉल्स पढ़ लिए, डिजिटल ट्रांसमिशन पढ़ लिया, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया पढ़ लिया, वाइड नेटवर्क देख लिए, वायरलेस नेटवर्क देख लिए, ठीक है, राउटिंग देख ली, IP एड्रेसिंग देख ली। नो, अब आपके पास समझें कि पुलाव बन गया है, अब उसको सर्व कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है। ठीक है, अब नेटवर्क आपने बना दिया है, उस नेटवर्क को अब आपने कैसे मैनेज करना है। ठीक है, अब उसके लिए बहुत से ऑप्शन हैं, बहुत से प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन जो बेस्ट प्रोटोकॉल है, जो बेस्ट ऑप्शन है, वो हमारे पास जो है वो कौन सा प्रोटोकॉल है। ठीक है, वो आपके पास सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये एक जनरलाइज एक्सटर्नल प्रोटोकॉल है, एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है जिसके थ्रू हम अपने नेटवर्क की मैनेजमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको ये कहूँ, आप नेटवर्क के मैनेजर हैं कि लास्ट 2 वीक्स में जितना भी डेटा ट्रांसमिट हुआ उसकी लिस्ट ले आओ। हाउ, आप सोचेंगे मैं कैसे ले आऊँ, या मैं ये कहूँ कि लास्ट 2 वीक्स के अंदर जो वी कॉमसेट लाहौर का राउटर है उस पर कितनी ट्रैफिक गई है उसका मुझे डिटेल दे दो, या कितनी टाइम वो लिंक डाउन रहा है उसकी मुझे डिटेल दे दो। तो डेफिनेटली ये सारे का सारा काम मैनुअल नहीं हो सकता, इसको ठीक है सॉफ्टवेयर बेस करने के। अगर आप वीकली अपनी रिपोर्ट्स जनरेट करना चाहते हैं, डेली अपनी रिपोर्ट्स जनरेट करना चाहते हैं, कितनी ट्रैफिक है आपके नेटवर्क के ऊपर, कितने नंबर ऑफ यूजर्स आपके कनेक्टेड हैं आपके नेटवर्क के साथ, तो ये जितना भी डाटा है, ये जितनी भी डिटेल्स हैं, ये सारी डिटेल्स गेट करने के लिए ठीक है आपके पास कोई ना कोई राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, कौन सा रन हो रहा है, स्विचिंग क्या कौन सी रन हो रही है, कोई टूल चाहिए। ठीक है, मैनुअली आप इसको नहीं कर सकते। तो हम जो इस नेटवर्क मैनेजमेंट में जो एप्लीकेशन या जो यूटिलिटी यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, हम इसको यूज़ करेंगे। इसको आज का जो हमारा चैप्टर है वो इसके ऊपर है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, वी कैन से दैट द फंक्शन performed by a network management system can be divided into 5 broad categories। ठीक है, अब नेटवर्क को मैनेज करने के लिए जो है वो 5 ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइन किया गया। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, जिस तरह हमने अभी राउटर के ऊपर कमांड्स की, स्विच के ऊपर कमांड की, वो सारी की सारी आपकी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है। फॉल्ट मैनेजमेंट, अगर राउटर डाउन हो जाता है, स्विच डाउन हो जाता है, केबल ब्रेक हो जाती है, वो फॉल्ट मैनेजमेंट है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, या आपने यानी आपका www.google.com तो ओपन कर रहे हैं लेकिन वो 2 मिनट के बाद साइड ओपन कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस के क्या क्या इश्यूज हैं उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ठीक है, कोई भी यूजर रिमोटली बैठ के आपके नेटवर्क को एक्सेस कर रहा है
आपके डाटे को देख रहा है, तो वो जो उसके अंदर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप किस तरीके से टैकल करेंगे, ठीक है। और अकाउंटिंग मैनेजमेंट कि किस किस को एक्सेस उसके ऊपर है, किस किस को नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं किसी भी नेटवर्क को मैनेजमेंट करने। दैट्स वाई हम कहते हैं इसको हम ब्रॉड मैसेज। तो बहुत सी अगर हम इसको और करें तो ये तो बेतहाशा कैटेगरीज बन जाएंगी, लेकिन हम ब्रॉड कैटेगरीज की बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो नेटवर्क की मैनेजमेंट करने के लिए जो सिस्टम्स हैं उसको हम 5 ब्रॉड कैटेगरीज में जाते हैं। अभी हम देखेंगे वन बाय वन कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट किस तरह होती है, फॉल्ट मैनेजमेंट क्या होती है, किस तरह की जाती है, आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, आपकी सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या है, और आपकी अकाउंटिंग मैनेजमेंट क्या है। ये भी हम वन बाय वन सारे देखते हैं। ये आपके functions of a network management system. First is that configuration management, second is fault management, third is performance management, fourth is security management, and fifth is accounting management. अब जो कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट है इसमें हम देख रहे हैं रिकन्फिग्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन आ रही है, ठीक है। कि आपने इसमें ये मज़ीद जो इसकी 2 सब टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर आपने उसको रिकन्फिगर करना है उसको क्या क्या कमांड चाहिए। अब उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन, अगर मैं एक नेटवर्क बना के जाता हूँ, जब आप एक बिल्डिंग बनवाते हैं, साथ जो आपका सिविल इंजीनियर होता है वो मैप डिज़ाइनिंग के बाद देख रहा होता है कि उसने इलेक्ट्रिसिटी की वायर कहाँ डाली है, उसने पाइप्स कहाँ डाले हैं, उसका एक डिज़ाइन नोट कर रहा होता है। आफ्टर जब घर बना 5 साल बाद 7 साल बाद आपके घर में कोई प्रॉब्लम आता है, कोई इशू आता है, तो वो आपको पता नहीं भाई कि मेरी जो वाटर की लाइन कहाँ जा रही है, गैस की लाइन कहाँ जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी की लाइन कहाँ जा रही है। तो आपके पास एक डिज़ाइन होता है, फ़ौरन पता चल जाएगा आपको कि इतने फुट के ऊपर इतनी जगह पे मेरी यहाँ से फलां लाइन गुजर रही है, यहाँ से मेरी फलां लाइन जा रही है। तो इस सारे सिस्टम को जो बनाने के लिए, ठीक है, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर होता है जिस तरह ऑटोकैड यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपके पास वो जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो आप नेटवर्क बनाते हैं, तो अगर मैंने नेटवर्क को बनाया, मैंने सारी कमांड की और मैं 2 महीने के बाद मेरी कहीं और जॉब होती है, मैं छोड़ के चला जाता हूँ, तो जो मेरे बाद वाला आदमी एज ए नेटवर्क मैनेजर ज्वाइन करेगा उसको तो आइडिया नहीं होगा कि कौन सी कमांड क्या थी, कौन इस नेटवर्क के कितने इंटरफेसेस हैं, किस किस इंटरफेस के ऊपर IP एड्रेस दिया है, किस पे नहीं दिया, कौन सा इंटरफेस अप है, कौन सा डाउन है, ही डोंट नो। अब इस चीज़ को बेहतर करने के लिए हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करते हैं, हम उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। फॉल्ट मैनेजमेंट में एक रिएक्टिव होता है, एक प्रोएक्टिव होता है। अब हम देखेंगे कि रिएक्टिव क्या है और प्रोएक्टिव क्या है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर जो हमारे पास टाइप्स आती हैं, देयर आर 5 टाइप्स, एक कैपेसिटी, एक ट्रैफिक, एक थ्रूपुट, एक रिस्पांस। यानी परफॉर्मेंस के देखें कि अब अगर आपके पास, जिस तरह मैं पहले बात की थी कि आपने एक नेटवर्क डिज़ाइन किया है, आपके पास जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ठीक है, वो सारे के सारे आपके लैन के अंदर लगे हुए हैं 100 मेगाबिट्स के, लेकिन स्विच आपका 10 मेगाबिट्स का है, तो आपको कहाँ से स्पीड देगा 100 मेगाबिट्स की। या स्विच आपका 100 मेगाबिट्स का है और आपके तमाम लैपटॉप्स में, तमाम नोड्स में 10 मेगाबिट्स के कार्ड लगे हुए हैं, तो कहाँ पे आपका सेशन एस्टेब्लिश होगा। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आती है कि उसकी कैपेसिटी। अब वो कितनी ट्रैफिक को, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही 10 MB पर ट्रैफिक आए नेटवर्क डाउन हो जाए। थ्रूपुट, एक वक्त में कितना डाटा सेंड और रिसीव कर सकता है। रिस्पांस टाइम, मैं www.hotmail.com ओपन करता हूँ, 3 मिनट बाद मेरी साइट जो है वेबसाइट ओपन होती है, तो मेरा रिस्पांस टाइम तो बहुत स्लो है, ठीक है। मेरे यूजर्स तो, मेरे क्लाइंट तो भाग जाएंगे, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपने अपनी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में किस तरीके से करनी है, ये सारी की सारी आपके पास परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, जिसमें आपके पास कैपेसिटी का, आपकी ट्रैफिक का, आपके थ्रूपुट का, आपके रिस्पांस टाइम का, ये जितने भी इश्यूज़ हैं ये सारे के सारे आपके आ जाते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर। अब उसके बाद सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, उसके इशूज़ भी देखते हैं हम, और आपके अकाउंटिंग मैनेजमेंट है, उसमें क्या क्या इशूज़ हैं वो भी देखते हैं। तो ये आपके पास एक ब्रॉडर 5 कैटेगरीज आ गई, कॉन्फ़िगरेशन, फॉल्ट, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड अकाउंटिंग मैनेजमेंट आ गई। अब simple network management protocol. The simple network management protocol is a framework for managing devices in an interest using the TCP/IP
ठीक है, इन एन इंटरनेट यूजिंग द TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट। ठीक है, बेसिकली जो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है ये आपका एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो आपकी इंटरनेट पे जो TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट को यूज़ करते हुए जितने भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, उनको मैनेज करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए, उनको डायग्नोस्ट करने के लिए, ट्रबल शूट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट प्रोवाइड्स a set of fundamental operations for monitoring and maintaining an internet। क्या प्रोवाइड करता है आपको? कुछ फंडामेंटल ऑपरेशन प्रोवाइड करता है मॉनिटरिंग के लिए और मेंटेनिंग, इंटरनेट को मेंटेन करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल पैरामीटर्स करता है। तो मैं इस डेफिनेशन को एक दफ़ा रिपीट करता हूँ। द सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग डिवाइसेस in an internet using the TCP/IP protocol suite. It provides a set of fundamental operations for monitoring and maintaining an internet। ठीक है, तो ये आपके पास अब इसमें जो जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, इसके कंसेप्ट्स, मैनेजमेंट कंपोनेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, SMI क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस MIB क्या है, ये आपके पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस है, और SNMP को डिस्कस करेंगे कि सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो आपका वो किस तरीके से कैसे काम कर रहा है। आप ये देखें कि सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल क्या है कि ये आपके पास मैनेजर है, ये आपके पास इंटरनेट है और ये आपके पास एजेंट है। इट्स लाइक एजेंट मीन्स कि आपके, ठीक है, और ये इसके डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। ये बैठ के ये जो आपका मैनेजर है ये इंटरनेट के ऊपर जितनी भी सर्विसेज हो रही हैं, जो जो वेरिएबल्स अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, बैठ के उनको रिमोटली इसने रन कर दिया और उन तमाम सर्विसेज की मॉनिटरिंग कर रहा है, उन तमाम सर्विसेज को यूज़ कर रहा है। ये बेसिकली आपके पास सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का जो कंसेप्ट है, जो उसका यूज़ है, ये वो बताया गया है कि जो आपका मैनेजर है वो आपका कनेक्ट होता है इंटरनेट के साथ, और इंटरनेट फिर आपका कनेक्ट हो रहा है आपके एजेंट के साथ, और ये आपके डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जो आपके मैनेज हो रहे हैं यूजिंग। तो ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, और फिर इसकी बैठ के इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, और कॉन्फ़िगर करने के बाद हम इसकी मॉनिटरिंग करना शुरू कर देते हैं। हम डिफरेंट पैरामीटर्स, हम लिंक की बैंडविड्थ देख रहे हैं, लिंक पे कितना लोड है, ठीक है, लिंक पे कितनी ट्रैफिक आ रही है, ये सारी की सारी चीज़ें हम फिर इसको यूज़ करके मॉनिटर करके इसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं साथ साथ। कंपोनेंट्स ऑफ आ नेटवर्क मैनेजमेंट, यहाँ पे आप देखें मैंने आपको क्या बताया है कि एक आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट, इसको हम SMI कहेंगे, और MIB मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस है। तो आपके पास एक तो स्ट्रक्चर हो गया मैनेजमेंट आपका इंटरफेस, और दूसरा आपके पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस हो गई। तो जो आपके पास नेटवर्क मैनेजमेंट ऑन द इंटरनेट, जब आप नेटवर्क के ऊपर नेटवर्क मैनेजमेंट कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, तो जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, वो कंपोनेंट्स की हम बात कर रहे हैं कि SNMP में दो आपके कंपोनेंट्स हैं, एक SMI है, एक आपके पास MIB है। ये दो कंपोनेंट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपनी नेटवर्क मैनेजमेंट इंटरनेट के लिए। अब SNMP defines the format of packets exchanged between a manager and agent। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट समझने वाला कंसेप्ट है कि जो आपके पास सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, ये डिफाइन करता है, डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ पैकेट, जो आपके पैकेट्स की फॉर्मेटिंग है, ठीक है, आप पैकेट्स एक्सचेंज बिटवीन, जो आपका एक मैनेजर के दरमियान एक्सचेंज होते हैं एंड एजेंट के दरमियान। तो SNMP भी आपको डिफाइन करता है फॉर्मेट ऑफ पैकेट्स एक्सचेंज बिटवीन अ मैनेजर एंड एन एजेंट इफ इट रीड्स and changes the status value of object variables in SNMP packets। ठीक है जी, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि ये रीड करता है और चेंज करता है, देता है जो उसकी वैल्यूज हैं ऑफ ऑब्जेक्ट या जो वेरिएबल्स हैं इन, यानी आपका कितना डाटा लोड हुआ, साइड कितनी देर डाउन रही, कौन सी साइड ज़्यादा यूज हो रही है, किसकी इंटरफेस डाउन है, ये सारी की सारी चीज़ें इन द टर्म्स ऑफ जो वेरिएबल है, ठीक है, उसमें इसको सेव करता जाता है और साथ इसको चेक करता रहता है। ये आपका SNMP को हमने डिफाइन किया। अब हम
हमने बात ये क्या की है कि इसके दो पैरामीटर, पहले तो हमने अब इसको डिफाइन किया, फिर इसको डिफाइन करेंगे, फिर इसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको तो ये डिफाइन कर दिया कि ये द फॉर्मेट ऑफ पैकेट एक्सचेंज बिटवीन अ मैनेजर एंड एन एजेंट, इट रीड्स एंड चेंजेस द स्टेटस वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल्स इन SNMP पैकेट्स। अब SMI डिफाइंस, हम जाते हैं SMI के ऊपर, डिफाइंस द जनरल रूल्स फॉर नेमिंग ऑब्जेक्ट्स। जो जनरल रूल्स होते हैं कि आपके नेमिंग ऑब्जेक्ट्स के, डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट टाइप्स, कौन कौन सी आपकी ऑब्जेक्ट टाइप्स हो सकती हैं, इंक्लूडिंग रेंज एंड लेंथ, उनकी रेंज क्या होगी, उनकी लेंथ क्या होगी, एंड शोइंग हाउ टू इनकोड ऑब्जेक्ट्स एंड वैल्यूज, आपके जो ऑब्जेक्ट्स और वैल्यूज हैं उसको किस तरीके से इनकोड किया जा सकता है। SMI does not define the number of objects an entity should manage or name the objects to be managed or define the association between the objects and their values। अब ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपको चीज़ आई है कि SMI जो है वो आपके जनरल रूल्स, नेमिंग ऑब्जेक्ट, डिफाइनिंग टाइप्स, इन तमाम को, ये आपका जो फंक्शन, और लास्ट में क्या कह रहे हैं, डिफाइन द एसोसिएशन, उनकी एसोसिएशन क्या है, उन ऑब्जेक्ट्स की, उन वैल्यूज की आपस में क्या एसोसिएशन है, लास्ट में हम इस चीज को डिफाइन कर रहे हैं। दूसरा पार्ट आ गया उसका, MIB का आ गया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस का। MIB क्रिएट्स अ कलेक्शन ऑफ नेम ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे वो जो नेम है, जो अपने नेम ऑब्जेक्ट्स, उसकी कलेक्शन, देयर टाइप्स एंड देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर इन एन एंटिटी। आपने अगर डेटाबेस का कोर्स पढ़ा हो तो आपने एंटिटी ERD जो रिलेशन डायग्राम होती है, एंटिटी रिलेशन डायग्राम पढ़ी होगी, डेटा फ्लो डायग्राम DFT पढ़ी होगी आपने। तो यहाँ वो जो बात कर रहे हैं वो यही बात है कि MIB क्रिएट्स अ कलेक्शन ऑफ नेम्ड ऑब्जेक्ट, देयर टाइप्स, उसकी टाइप्स, एंड देयर रिलेशनशिप्स टू ईच अदर इन एन एंटिटी टू बी मैनेज। जो उनकी आपस में रिलेशनशिप है, वो कितनी एंटिटीज हैं, वो आपस में किस तरीके से मैनेज हो रही है, वो हम सारी सारी देखते हैं अपनी MIB के अंदर देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, हम उनको जरा पहले चेक कर लेते हैं। वी कैन कंपेयर द टास्क ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट टू द टास्क ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम। ये बड़ा अहम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वी कैन कंपेयर द टास्क ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट टू टास्क ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम, कि कैसे वो प्रोग्राम कैसे लिखा जा सकता है। बोथ टास्क नीड रूल्स, लेकिन दोनों में आपको रूल्स देखें। आपने एक बंदे को, एक आप घर बना रहे हैं, एक बंदे को लाते हैं, आप कहते हैं तुम्हारा, वो उसको आप लाके वहाँ चौकीदार रख लेते हैं, आप कहते हैं जी तुम्हारा काम है मॉनिटरिंग, कि इसमें से कोई सीमेंट तो कम नहीं हो रहा, सरिया तो कम नहीं हो रहा, ठीक है, कोई ब्लॉक्स तो नहीं लेके जा रहा है। तो वो उसको आपने पैरामीटर्स रूल्स दे दिए कि तुमने इन पैरामीटर्स के ऊपर मॉनिटरिंग करनी है लोगों की। वैसे ही आप जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर, जब अपना नेटवर्क बिल्ड करती हैं, तो आपने उसको पैरामीटर्स देने हैं कि किन पैरामीटर्स के ऊपर जो वो है उसने ऑपरेशन करना है, उन चीज़ों को देखना है, उन चीज़ों को मैनेज करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बात, जो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है कि बोथ टास्क नीड रूल्स, बिल्कुल ठीक है, आपको सर्टेन सेट ऑफ रूल्स चाहिए, सेट ऑफ कंडीशंस चाहिए। इन नेटवर्क मैनेजमेंट दिस इज हैंडल्ड बाय SMI। अब ये कौन काम करेगा, ये आपका स्ट्रक्चर मैनेजमेंट इंटरफेस जो हम पीछे देख चुके हैं। बोथ टास्क नीड वेरिएबल डिक्लेरेशन, आपने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं कि ये वेरिएबल किस काम के लिए, ये वेरिएबल किस काम के लिए, ये वेरिएबल किस काम के लिए है, ठीक है जी। और लास्ट में बोथ टास्क हैव एक्शंस परफॉर्म बाय स्टेटमेंट, दोनों में जो जो एक्शन परफॉर्म होते हैं, जो जो स्टेट्स में, वो बतानी है। इन नेटवर्क मैनेजमेंट दिस इज हैंडल्ड बाय SNMP। तो इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, अपना SNMP यूज करते हैं। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब ये देखें कि ये हमारे पास एक मैनेजमेंट का ओवरव्यू है। ये डायग्राम मैनेजमेंट ओवरव्यू को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगी कि अब देखें, ये आपका स्टेशन है, नंबर ऑफ UDP यूजर डाटाग्राम। UDP हम पार्ट देख चुके हैं कि जो आपका UDP जो आपका प्रोटोकॉल है, यहाँ पे उसने क्या किया है कि एक MIB मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस आपका यूज हुआ। द ऑब्जेक्ट एज एन इंटीजर वैल्यू एंड इज कॉल्ड UDPLN डाटाग्राम विद ID 1। ये उसने उसको ID कर दिया सूट, और हमने कहा है कि हम इस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, UDPLND कहेंगे, ठीक है, जो आपके UDP के डाटाग्राम के लिए यूज होगा। और इसकी ID क्या है, 1
1.3.612.17.1 ये इसको एक यहाँ पर आईडी मिल गई। अब ऐसा नहीं कि क्या करेगी, जो आपका स्ट्रक्चर मैनेजमेंट इंटरफेस है वो क्या करेगी, वो रिट्रीव द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू रिट्रीव करेगी विद कोड 0609, जो भी अपने कोड सेट किया वो उसकी रिट्रीवल के लिए यूज करेंगे हम। और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इसके जो दो पार्ट्स थे, इसने अपना काम यहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म कर दिया, इसने यहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म कर दिया। अब यहाँ पे आपने रन कर दिया सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। जब आपने यहाँ पे सिंपल नेटवर्क जो आपके पास जो आपका सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल था, जब आपने उसको रन किया तो इसने एनकैप्सुलेट द रिक्वेस्ट इन अ गेट रिक्वेस्ट मैसेज, इसने उसको एनकैप्सुलेशन, ये हमने एक तो हमने वो पढ़ी थी जो यूजर से डाटा सेगमेंट, यहाँ पे ये वो वाली एनकैप्सुलेशन नहीं है, यहाँ पे उसकी रिक्वेस्ट को गेट रिक्वेस्ट मैसेज में कर देता है। तो आप ये देखें कि अगर आप इसको इस तरीके से देखें या आप इसको इस तरीके से देखें तो ये आपके पास एक बेसिक ओवरव्यू है कि जो आपका SNMPP है वो आपका कैसे काम कर रहा है, वो अपने कैसे टास्क, जो आपके टास्क हैं उन टास्क को कैसे परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे आपके पास जो ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं, कौन कौन से आपके पास ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं, देयर आर 3 नेम टाइप इनकोडिंग मेथड। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी अगर हम इस लास्ट स्लाइड में जाएं तो यहाँ पे हमने क्या बात की है कि हमने यही कहा है कि जो आपके पास उसने एक ऑब्जेक्ट, उसको एक इंटीजर वैल्यू उसके साथ एक आईडी एसोसिएट की, उसके बाद उसके साथ एक कोड एसोसिएट किया। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि एक तो उसका नेम होगा, यानी जो आपके ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स होंगे उसमें हमने क्या कहा कि क्या क्या चीज़ें होंगी, एक आपका नेम होगा, एक आपकी टाइप होगी, एक आपके पास इनकोडिंग मेथड होगा। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, ठीक, देयर आर 3 पैरामीटर्स, नेम, टाइपिंग और इनकोडिंग मेथड, कि आपका नेम क्या होगा, टाइप क्या होगी और आपके पास इनकोडिंग मेथड कौन सा है, आप किस इनकोडिंग मेथड के थ्रू उसको जो है यूज कर रहे हैं। ये आपके पास 3 ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपके पास आपके ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है। अब आपका जो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है वो किस तरीके से आपका आइडेंटिफाई हो रहा है, आप ये देखें कि यहाँ पे ये आपके पास आपका रूट नोड है, ये एक यहाँ पे हमने ITU-T0 कह दिया, इसको हमने ISO-ITU-2 कह दिया, ये आपका ISO आपका 1 हो गया, फिर इसको हमने ORG में ये आपके पास 3, देन DoD 6, देन इंटरनेट के लिए 1। अब आप देखें 1, ये इसका .3, इसका .6, उसका .1, तो ये आपके पास क्या बन गया, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में डोमेन नेम सिस्टम्स को देखा था कि वो आपकी डोमेन्स को किस तरीके से, जो उसका फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम जिसको हमने FQDN कहा था, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, वो उसकी किस तरीके से एक्सट्रैक्शन कर रहा होता है। यहाँ पे आप देखें कि अब क्या हो रहा है कि ios.org.dod.internet, अब यहाँ पे आप देखें ये 1.3.6.1। आप इसको आप जब आप इसकी मैनेजमेंट टैब में जाते हैं तो 2 करते हैं तो ये आपके पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस जो है 2 है। अब देखें यहाँ पे क्या आ गया 1.3.6.1, यानी आपके पास 1.3.6.1 आ गया। ये आपके पास जो आपके पास मैनेजमेंट वाला है ये 2.1 आ गया, यानी इसके साथ हमने जो टैब किया है वो आपने क्या किया है 2.1 टैब कर दिया है, ये इसके साथ आपकी टैगिंग है। तो ये आपके पास एक जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह हो रही है, वो आइडेंटिफाई कैसे हो रही हैं, ये हमने इस डायग्राम में उनकी आइडेंटिफिकेशन को देखा है कि वो आपके ऑब्जेक्ट्स जितने हैं वो कैसे आपके आइडेंटिफाई हो रहे हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स मैनेज्ड बाय SNMP, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो मैनेज कर रहे होते हैं सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, आर गिवन एन ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ये जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं इनको जो मैनेज कर रहा होता है वो आपके पास जो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट जो आपका प्रोटोकॉल है
आर गिवन एन ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, यानी ये जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं इन तमाम को जो मैनेज कर रहा होता है वो आपके पास SNMP जो है वो मैनेज कर रहा होता है। द ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि जो आपने, अगर आप बैक साइड पे जाएं तो आपने क्या बनाया है 1.3, आप देखें हमने रूट नोड से कैसे इसको स्टार्ट किया और आपने अपना ऑब्जेक्ट का जो आइडेंटिफायर नेम है वो कैसे क्रिएट किया है। अब आप इसी नेम को वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, द ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, अगर आप वापस जाएं तो आप देखें ये 1.3.6.2 ये आपके पास यहाँ पे 1.3.6.1.2.1, तो ये आपका जो आपका ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर था, ठीक है। ये जब भी आपका स्टार्ट होगा ये 1.3.6.2.1, आप इसको जब भी स्टार्ट करेंगे आप इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब आपके पास जो डाटा टाइप्स हैं, दो टाइप्स होती हैं, एक आपके पास सिंपल डाटा है, एक आपके पास स्ट्रक्चर्ड डाटा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सिंपल और स्ट्रक्चर्ड में क्या डिफरेंस है, रिलेशन क्या है। अब डाटा टाइप्स में आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, इंटीजर जो है इट्स अ 4 बाइट्स, जैसे आपने C++ में आपने पढ़ा होगा कि आप इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, ठीक है। आपके डाटा टाइप्स होती हैं। इसी तरह यहाँ पे जो डाटा टाइप्स हैं, इंटीजर 4 बाइट्स का है, इसकी एन इंटीजर विद अ वैल्यू बिटवीन 2 to 31 एंड दिस आपके पास इंटीजर 32 का मतलब क्या है 4 बाइट्स, सेम एज इंटीजर। अनसाइंड 32 क्या है 4 बाइट्स, अनसाइंड विद अ वैल्यू बिटवीन दिस एंड दिस। ऑक्टेट जो आपकी स्ट्रिंग है वो क्या है, वो आपके पास जो वेरिएबल बाइट स्ट्रिंग अप टू दिस। ऑब्जेक्ट आपका आइडेंटिफायर क्या है, ठीक है, वेरिएबल, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है। IP एड्रेस क्या है 4 बाइट्स का एंड IP एड्रेस मोड ऑफ 4 इंटीजर। काउंटर 32 है, ये भी 4 बाइट्स के का आपके पास है एंड इंटीजर, ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास 0 से लेकर 232 तक है। देन गॉस जो है GAUG 32 4 बाइट्स का है। टाइम टिक्स ये भी 4 बाइट्स का है, ये क्या करता है, अकाउंटिंग वैल्यू दैट रिकॉर्ड टाइम इन 1/100 सेकेंड। जो 1/100 सेकेंड जो आपकी काउंटिंग वैल्यू है ये उसको अकाउंट कर रहा होता है। बिट्स जो है ये स्ट्रिंग ऑफ बिट्स है और आपके पास लास्ट में अनइंटरप्टेड स्ट्रिंग है जो आपको तो ये आपके पास डाटा टाइप्स है, ये उसकी टाइप है, उसका साइज वो कितनी बाइट्स यूज कर रही है और ये आपको ये वेरिएबल मीन की चेंज होती रहती है 1 2 3 4 8 फिक्स नहीं है आपके पास। अब आपके पास कंसेप्चुअल डाटा टाइप्स क्या है कि जो आपके पास यहाँ पे कंसेप्चुअल डाटा टाइप्स आता है, इसमें आप देख रहे हैं सिंपल वेरिएबल्स हैं आपके पास सीक्वेंस। ये आपके पास एक तो सिंपल हो गया वेरिएबल A, B में क्या है सीक्वेंस आप सिंपल, यानी ये एक वेरिएबल, फिर दूसरा वेरिएबल, फिर तीसरा वेरिएबल, फिर चौथा वेरिएबल, ये डिफरेंट सीक्वेंस है आपके डिफरेंट वेरिएबल्स की। ये आपके डिफरेंट वेरिएबल सीक्वेंस है जो आपके वेरिएबल्स हैं ये उसको शो कर रहा है। ये आपके पास सीक्वेंस बन गया 1 2 3 4 और ये आपके पास सीक्वेंस, यानी देखें अब ये आपके पास एक वेरिएबल था, इसके आपने डिफरेंट वेरिएबल्स बनाए, ये आपकी एक सीक्वेंस बन गई। इस सीक्वेंस को आपने इस तरह यूज किया, ये आपके पास एक सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस क्या है, ये एक सीक्वेंस, ये दूसरी सीक्वेंस, ये तीसरी सीक्वेंस, यानी आप इस वेरिएबल से देखें आपने सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंसेस जो है वो क्रिएट कर ली है। तो यहाँ पे जो आपके पास कंसेप्चुअल डाटा टाइप है, आप देख रहे हैं कि सिंपल वेरिएबल था, फिर ये डिफरेंट वेरिएबल से ये आपके पास एक सीक्वेंस बना, इससे ये एक सीक्वेंस बना और ये आपके पास सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस बन गए। इनकोडिंग फॉर्मेटिंग में आप क्या करते हैं, आपके पास टैगिंग है, लेंथ है, वैल्यू है। अब आप यहाँ पे जो इनकोडिंग कर रहे हैं आप देख रहे हैं सबसे पहले आपके पास जो है क्लास ये 2 बिट्स की है, फिर जो इसकी फॉर्मेट है ये 1 बिट की है, फिर आपके पास जो है ये आपके 5 बिट्स की है। तो ये आपके पास इनकोडिंग फॉर्मेट है। ये आपके पास कोड्स फॉर डाटा टाइप्स है, ठीक है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले कि आपके पास लेंथ फॉर्मेट। अब लेंथ फॉर्मेट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास द कलर्ड पार्ट डिफाइन द लेंथ 2, ठीक है। ये लेंथ 2 को डिफाइन कर रहा है 0 0 0 0 0 0, यानी ये 3 6 zeros और 1 और 0 है। यहाँ पे आप देख रहे हैं द शेडेड पार्ट डिफाइंस द लेंथ ऑफ द लेंथ 2 बाइट्स। जो आपका शेडेड पार्ट है वो इस चीज़ को डिफाइन कर रहा है लेंथ ऑफ द लेंथ 2 बाइट, और जो कलर्ड है वो शो कर रहा है द कलर बाइट्स बाइट डिफाइन द लेंथ आपके 260 बाइट्स, ये उसको डिफाइन कर रहा है। अब फिगर 28.11
ठीक है, शोज हाउ टू डिफाइन इंटीजर 14। अब अगर आपने इंटीजर 14 को डिफाइन करना है तो ये आपके पास इसकी एग्जांपल्स हैं जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं। फर्स्ट जो आप देख रहे हैं एग्जांपल 28.1 है, इंटीजर 14 है, आप देख रहे हैं 02 देन 4, ये आपने इसका टैग इंटीजर कर दिया, ये लेंथ कर दी 4 बाइट्स, फिर आपने 00 को डिफाइन किया, फिर 00 को डिफाइन किया, ये आपके पास 14 वैल्यूज हैं जिसको आपने आखिर में OE करके आपने डिफाइन कर दिया। पीछे जो हमने ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई वाली डायग्राम देखी है उसके थ्रू सारी उसने एक्सट्रैक्शन करके ये आपने इस इंटीजर 14 को इस तरीके से डिफाइन कर दिया। सेकेंड आपके पास एग्जाम्पल है फिगर 28.12 शोज हाउ टू डिफाइन द ऑक्टेट स्ट्रिंग HI। अगर आपने यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने क्या किया था, 14 इंटीजर को शो किया था। यहाँ पे जो आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है ऑक्टेट्स आपकी स्ट्रिंग की। अगर आपने अपनी ऑक्टेट स्ट्रिंग को शो करना है तो हाउ आप कैसे डिफाइन करेंगे जो आपकी ऑक्टेट स्ट्रिंग है जिसमें आपके पास HI है। अब देख रहे हैं फिगर 28.12, ठीक है, एग्जाम्पल 28.2 ऑक्टेट स्ट्रिंग HI, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये आपके पास यहाँ आपका एग्जाम्पल है, ये देखें 04 आपने शो कर दिया, ये आपने ऑक्टेट स्ट्रिंग शो करनी है, HI को शो करना है, ठीक है। तो ये आपके पास 04 आ गया, ये आपके पास 02 आ गया, ये ठीक है, ये आपके पास टैग स्ट्रिंग है, ये आपकी लेंथ है 2 बाइट्स की, ये वैल्यू है H की और ये वैल्यू है आपके पास I की। तो 04, 02, 48, 49 ये आपने अपनी एक स्ट्रिंग शो कर दी है यहाँ पे। अब हम वापस आते हैं, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे जिस तरह हमने इसको ISO.org को .DOD को .internet को .mgmt को जब हमने इस पूरे को यहाँ पे डिफाइन किया था तो वो जो आपकी डेफिनेशन थी ये आपके पास आ गई। हाउ फिगर 28.13 shows how to define object identifier 1.3.6.1 ISO.org.DOD.internet। अगर आपने इसको शो करना है तो ये आपके पास एग्जाम्पल 28.3 आपकी बुक की ऑब्जेक्ट जो आपके पास है वो क्या है 1.3.61। आप देखेंगे 06 में हमने क्या कर दिया, ये आपने टैग कर दिया ऑब्जेक्ट को। 04 लेंथ है इसकी 4 बाइट्स वैसे ही आ गया बाय डिफॉल्ट। अभी आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया 01 आ गया, ठीक है, ये आपने उसको बाइनरी कर दिया, ठीक है, ये आपका 1 का बाइनरी आ गया 0001 वैल्यू 1 आ गई। ये आपके पास 3 इसका बाइनरी क्या हो गया, लास्ट 2 बिट्स आपकी ऑन होंगी तो क्या होगा 1 होगा, तो ये आपके पास 3 का बाइनरी आ गया आपके पास। ये आपके पास 06 का बाइनरी आ गया। 06 का बाइनरी किस तरह आएगा कि ये आपके पास जो ये बिट 1 है, ये 2 है, ये 4 है, तो 2 और 4 को 2 ऑन किया हुआ है तो 6, तो ये 6 आ गया। और लास्ट में आपके पास क्या आ गया, लास्ट में आ गया 01, तो इस बिट की वैल्यू क्या है 1, तो वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये आपने शो कर दिया 1.3.6.1 यानी ISO.org.DOD.internet को आपने इस ऑब्जेक्ट को आप इस तरीके से शो कर सकते हैं ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर को, ठीक है जी। शोज हाउ टू डिफाइन IP एड्रेस, ये किस क्लास का IP एड्रेस है, इट्स क्लास B बिकॉज ये 131 से स्टार्ट हो रहा है। क्लास A की जो रेंज थी वो 1 से 126 थी और क्लास B जो स्टार्ट होता था वो था 128 से 191, तो यहाँ पे 131 आ रहा है। तो फर्स्ट ऑक्टेट आपने देखना होता है। तो ये आपके पास कौन सी क्लास है, ये आपके पास जो है ये आपकी क्लास B है। तो अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आपने इसको शो करना है कि ये जो आपका IP एड्रेस है एग्जाम्पल 28.4 IP एड्रेस ये आपके पास है 40, ये आपके पास IP एड्रेस का टैग है 011 04, ये आपके पास 4 बाइट, ये तो आपके बाई डिफॉल्ट है ना जो आपके पास 4 बाइट आपकी लेंथ है। अब आपके पास उसके बाद क्या चीज़ आ गई, 83 जो है क्या आ गया 83 आ गया, ठीक है, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 131। तो ये आप देख रहे हैं ये आपके पास 131 की वैल्यू आ गई। कि किस तरह आ गई, इस बिट की वैल्यू क्या है देखें 1 2 4 8 16 32 64 128, तो ये 3 बिट्स ऑन है, तो यानी 131 ये बिट ऑन है तो इसको आपने कर दिया 128, ठीक है, ये हो गया 2,
ठीक है, और जो क्या 1, तो 128 प्लस 2 प्लस 1 130। आगे क्या था 21 है। अब ये 1 2 4 8 16 32 64 128, तो इस बिट की वैल्यू क्या है 1 2 4 8, इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 1, इसकी वैल्यू 4 है, तो नहीं सॉरी, ये 21 है, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 1 2 4 8 16, ये इसकी वैल्यू क्या है 16, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 4, इसकी वैल्यू क्या है 1, तो ये आपके पास क्या आ गया 21 आ गया, यहाँ 21 यहाँ लिख दिया। देन आपके पास क्या है 14 का बाइनरी क्या है 1 2 4 8 16, तो ये देख रहे हैं इस बिट की वैल्यू क्या है 8, इस बिट की वैल्यू क्या है 4, इस बिट की वैल्यू क्या है 2, तो 8 प्लस 4 प्लस 2 क्या आपके पास आ गया आंसर 14 आ गया। लास्ट में क्या है 8, तो ये आपके पास 1 2 4 8, इसको 1 कर दिया, बाकी तमाम को 0 कर दिया, तो आपके पास वैल्यू आ गई 8। तो ये आपने IP एड्रेस को शो कर दिया, डिफाइन कर दिया 131.21.14.8। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास IP एड्रेस है, देन आपकी लेंथ है, फिर आपके पास 131 को आपने जब शो किया तो आप देख रहे हैं कि ये जो आपके पास आपकी जो बाइनरी वैल्यूज हैं कि फर्स्ट बिट की जो वैल्यू है ये 128 थी और इसकी वैल्यू थी 2 और लास्ट बिट में 1, तो 128 प्लस 2 प्लस 1 जब आपने किया तो आपके पास टोटल 131 आ गया। वैसे ही आपने जो आपके पास 21 था, तो 21 को जब आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो ये उसकी आपकी कन्वर्जन आ गई। देन आपके पास 14 था, 14 की जब आपने कन्वर्जन की तो ये 3 बिट्स आपकी ऑन होती हैं 1 2 4 8, तो ये 8 प्लस 4 और प्लस 2, तो ये आपके पास 14 आ गया। लास्ट में आप देख रहे हैं कि आपके पास क्या है 8, तो ये जो 8 है इसकी जो आपके पास जो आपकी बाइनरी वैल्यू आ रही है, फर्स्ट बिट की वैल्यू 1 है, सेकंड की 2 है, थर्ड की 4th है और लास्ट की 8th है, तो लास्ट में आपके पास क्या गया 8। तो इस तरीके से आप 131.21.14.8 को शो कर सकते हैं, क्या उसकी बाइनरी वैल्यू क्या है उसको हमने यहाँ पे जो शो कर दिया। अब आप देखें कि जो आपके पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस है, ये जो आपके पास थी 1.3.6.1.2.1, ये आपके पास डिफरेंट वैल्यूज हैं सिस्टम के लिए 1, इफ के लिए 2, ऐड के लिए 3, IP के लिए 4, इंटरनेट कंट्रोल मैचिंग प्रोटोकॉल, ये जो आपके पास ICMP है ये इट्स अ इंटरनेट कंट्रोल मैशिंग प्रोटोकॉल, इसके लिए 5, TCP के लिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के लिए 6, UDP के लिए यूजर ग्राम डाटाग्राम प्रोटोकॉल 7, EGP के लिए 8, ट्रांजैक्शंस के लिए 11 और सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के लिए 12। अब हम देखते हैं कि जो आपके पास जो आपका UDP ग्रुप है यूजर ग्राम डाटाग्राम प्रोटोकॉल जो है, इसमें आप देख रहे हैं आपके पास एक UDP PLN, ये आपके डाटाग्राम्स के लिए हो गए, ये आपके पास UDP पोर्ट्स के लिए हो गए, ये आपके पास UDP जो आप कैरियर्स आ रहे हैं ये उसके लिए हो गए, और ये आपके पास डाटाग्राम जो आपके आउट हो रहे हैं उसके लिए आते हैं। ये आपके पास आप देख रहे हैं 1.3.6.1.2.1.7, ठीक है, ये आपके पास टोटल है। तो आप ये देख रहे हैं कि 5 जो है ये आपके पास ये आपका जो UDP टेबल है उसके लिए हो गया, 1 आपके पास जो आपकी UDP की एंट्रीज है उसके लिए शो कर दिया हमने 1, जो ये अब इसकी ये आपके पास 2 आपके सब नोड्स हैं, इसमें जो 1 है ये आपके पास UDP लोकल जो आपका एड्रेस है ये उसके लिए हो गया, और ये जो आपके पास 2 है ये आपके पास UDP लोकल पोर्ट के लिए हो गया आपके पास। अब आप ये देख रहे हैं कि ये आपके पास UDP वेरिएबल्स हैं एंड टेबल्स, ये जो आपके UDP वेरिएबल्स हैं और जो आपके टेबल्स हैं यहाँ पे हम उनको किस तरीके से शो करते हैं। ये आप देख रहे हैं ये आपके पास UDP डाटाग्राम्स हैं, इसमें जो आपके पास एंटिटी है 1.3.6.1.1.2.1.7.1 है, ठीक है। ये जब आपने ये आपके पास UDP की एंट्री है, तो ये आपके पास आप देख रहे हैं 136121751.1, ये इसका एड्रेस है और लास्ट में 2 क्या है ये इसका पोर्ट है। ये फिर आपके पास दूसरी एंट्री है 5.1 डन, आप देख रहे हैं कि लास्ट में ये सब सेम है 136121751 तक सेम है, यहाँ भी आपका जो 1 तक सेम है। लास्ट .1 जो है ये आपका एड्रेस है, लास्ट जो .2 है ये आपके पास आपका पोर्ट है। ये आपके पास एक UDP एंट्री है, ये वैसे यहाँ पे आपके पास 5.1 ये आपका एड्रेस है और ये वो 5.2 ये आपके पास पोर्ट है, एंड सो ऑन, ठीक है।
ये आपका चल रहा है। ये आपके पास मेन यूडीपी की एंट्री है 136121751, ये आपके पास वो एंट्री जो हमें यहाँ सेंड की है, और ये आपके पास कंप्लीट यूडीपी का टेबल है देखिए, जिसमें 136121751 आपने परफॉर्म कर दिया। अब आप बात करते हैं इंडेक्स की, इंडेक्स फॉर यूडीपी टेबल। अब आपने उनके इंडेक्सिंग करनी है, जो आपने उसके इंडेक्स क्रिएट करने हैं, वो आप जो अपने इंडेक्स है वो कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। इंडेक्स क्रिएट करने के लिए आप अगर इस डायग्राम में देखें तो हमने क्या कहा है 181.23.45.14, तो आप देख रहे हैं कि ये 136, ये हमने इसको याद है 23 लिखा, ये आपके पास 23 आपका इंडेक्स है। यहाँ पे आपके पास क्या है जो है ये 161 है, इसमें आपके पास क्या है 180 है, और इसमें आपके पास क्या है 212 है। तो ये आपके पास इंडेक्स फॉर यूडीपी टेबल है कि जो आपका यूडीपी टेबल बन रहा है उसकी जो इंडेक्सिंग हो रही है वो आपकी इस तरीके से हो रही है। अब आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग, इसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग, ठीक है। देखिए ये कुछ मेथड्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो अभी हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि लेक्सिकोग्राफिक जो आपकी ऑर्डरिंग है वो क्या होती है और आप उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये जो आपके पास है, जिस तरह हमने ये बात की, ये आपके पास क्या आती, ये आपके पास सिंपल इंडेक्सेस से जो आपके यूडीपी टेबल में हम जिसको कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपके पास लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग है। अब लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग में क्या होता है, आप देखें कि 181, ठीक है, ये आपने इसको यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, ये एग्जैक्टली ये यहाँ पे पहुँचे, यहाँ से आपने इसको वापस इस इंडेक्स तक ले गए और इस इंडेक्स को वापस इस तरह लेके आए। तो अब देखें कि 23 अगर आप ये देखें 23 161 180 212, तो यहाँ क्या है 23 161 180 और आप क्या देख रहे हैं 212, ठीक है। इसी तरीके से आप देखें 14 10 18 24, ठीक है, ये भी वही है, ये देख रहे हैं, ये सारे का सारा वही टेबल है। लेकिन जब आप इसको इस तरीके से इस तरह यूं शो करें, यानी पहले आप की जो लाइन है वो ये ड्रॉ हो, देन आप इस एरो को यहाँ, और देन ये इसको क्या कहते हैं लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग, यानी इस ऑर्डरिंग का जो नाम है ये क्या है लेक्सी, यानी ये टेक्निकल नेम है लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग, ठीक है। तो जो आपके पास लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग है, आप इसमें क्या कर रहे हैं टॉप टू बॉटम, देन बॉटम टू टॉप, देन टॉप टू बॉटम, ठीक है। ये आपके पास एक लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग है जो हम इसमें यूज कर रहे हैं। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो आपके पास पीडीयू है, ठीक है, जो आपका प्रोटोकॉल डाटा यूनिट्स है पीडी, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये आपके पास सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, ये आपका, और ये आपका क्लाइंट है। अब और ये आपके पास सिंपल नेटवर्क जो आपके पास सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के डिफरेंट एजेंट्स हैं, ये सर्वर साइड है, ये आपकी क्लाइंट साइड है। यानी आपको पता है कि जब भी हम नेटवर्क की बात करते हैं एक सर्वर एंड होता है, एक आपका क्लाइंट एंड होता है। तो यहाँ पे जो आपका सर्वर एंड है वो ये सर्वर एंड है, और ये आपके पास आपका क्लाइंट एंड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है कि सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने एक गेट रिक्वेस्ट की है, ये आपने जो आपने रिक्वेस्ट गेट की है, सेंड की है, ये आपने यहाँ से सेंड की, देन गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट, देन गेट बल्क रिक्वेस्ट 1 2 3 4, बल्क मीन नंबर ऑफ, यानी मोर देन 1 रिक्वेस्ट 2 3 4 5, ठीक है। ये आपको सर्वर उसको रिस्पॉन्स दे रहा है। इट्स अ ट्रैपिंग मीन नेटवर्क मॉनिटरिंग। अब हम जो सारा जो भी पढ़ते आ रहे हैं पिछले स्लाइड से, ये वो आपके पास, अब जिस तरह आपने याद है जब हमने राउटिंग किया था तो हमने लिखा था डिबग आईपी राउट हमने किया था, या डिबग रिप किया था हमने, या डिबग आईजीआरपी किया था। वो क्या था कि रन टाइम पे जो पैकेट्स आपने देखा था कि जो पैकेट्स आपके जा रहे हैं, सेंड हो रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं, उनकी ट्रैपिंग रन टाइम पे ऑन हो गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आप अपनी नेटवर्क मॉनिटरिंग करते हैं, तो वो जो ट्रैपिंग का मतलब होता है कि नेटवर्क की मॉनिटरिंग, नेटवर्क के ऊपर कितने पैकेट जा रहे हैं, कितने पैकेट्स आपको ड्रॉप हो रहे हैं, ड्रॉप रेट क्या है, पैकेट रेट क्या है, रेशो रेट क्या है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हम यूज़ करते हैं अपनी ट्रैपिंग के अंदर। तो यहाँ पे जो आपने देख रहे हैं जो आपका ट्रैप बन रहा है ये आपकी नेटवर्क मॉनिटरिंग के लिए हो रहा है। यहाँ पे आपने उसको एक रिक्वेस्ट इन्फॉर्म की, ठीक है, टू अनदर मैनेजर, और साथ ही उसकी जो आपकी रिक्वेस्ट थी उसने उसको जो रिपोर्ट भी कर लिया। तो ये आपके पास यानी गेट रिक्वेस्ट, फिर गेट नेक्स्ट आपकी रिक्वेस्ट, फिर आपकी जो है बल्क रिक्वेस्ट आई, फिर आपका रिस्पॉन्स ट्रैपिंग। तो ये सारे के सारा आपके पास एसएनएमपी जो पीडीयू है वो किस तरीके से वर्किंग कर रहा है, किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, ये सारे का सारा
उसका आपकी डायग्राम थी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर था। अब आपके पास सिंपल नेटवर्क जो आपका जो मैनेजमेंट आपका प्रोटोकॉल है, आप देख रहे हैं इसके जो आपका हेडर है, पेज टाइप है, रिक्वेस्ट की आईडी है, आपका जो उसमें आपके एरर्स आ रहे हैं उनका स्टेटस है, एरर का इंडेक्स है, और आप देख रहे हैं कि बस क्या चीज़ें इसमें वेरिएबल आ रहा है, ठीक है, आपके पास एक वैल्यू है, फिर वेरिएबल है एंड सो ऑन। तो इसमें डिफरेंसेस क्या है, ये ज़रा गौर से आप समझ लें बात कि एरर स्टेटस एंड एरर index value are 0 for all request message except get bulk request। ये देखें जो आपके पास get bulk requests हैं, इनके अलावा हमने क्या कहा है कि जो भी आपका एरर स्टेटस है और आपके जितने भी एरर इंडेक्स वैल्यूज हैं वो सारी जीरो होंगी फॉर ऑल रिक्वेस्ट, आपके जितने भी रिक्वेस्ट मैसेज हैं उन तमाम के लिए एक्सेप्ट गेट बल्क रिक्वेस्ट। जबकि जो गेट बल्क रिक्वेस्ट के अलावा सारे हमने क्या करना है, उनको जीरो करना है। एरर स्टेटस फील्ड इज रिप्लेस्ड बाय नॉन रिपीटर फील्ड एंड एरर इंडेक्स फील्ड इज रिप्लेस्ड बाय मैक्स रिपीटेशन फील्ड इन गेट बल्क रिक्वेस्ट। तो ये आपके डिफरेंसेस हैं जो हमने एरर स्टेटस के अंदर देखा है कि जब आपके पास गेट बल्क होती है रिक्वेस्ट तब क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है। ये आपके पास उसका एक टेबल आ गया और ये साथ आप देख रहे हैं कि ये आपके पास 0 है, तो यहाँ पे नेम नो एरर, मीनिंग नो एरर, यानी ये स्टेटस नेम और मीनिंग है। 1 है टू बिग एंड रिस्पॉन्स टू बिग टू फिट इन 1 मैसेज, यानी ये 1 मैसेज में नहीं आ सकता। 2 नो सच नेम, ऐसा कोई वी वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट। 3 बैड वैल्यू, द वैल्यू टू बी स्टोर्ड इज इनवैलिड। 4 रीड, 4 जो है वो है आपके पास रीड ऑनली, द वैल्यू कैन नॉट बी मॉडिफाई। 5 GEN एरर, वो ठीक है, ये आपका एरर जनरेट कर रहा है फॉर अदर एरर्स के लिए। तो ये आपका स्टेटस बार है, ये आपके पास नेम है और ये आपके पास मीनिंग है और ये आपके पास सारे टाइप्स ऑफ एरर्स हैं जो आपके एग्जिस्ट कर सकते हैं SNMP के अंदर। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास जो है SNMP का जो मैसेज है वो किस तरीके से जो है आपका जो मैसेज आ रहा है उसमें आपका वर्जन है, ठीक है, कौन सा वर्जन नंबर है। देखें आप जब SNMP को इंस्टॉल कर, आप अगर जाके गूगल पे लिखिएगा SNMP सॉफ्टवेयर तो आपको बहुत से सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप जब उसको करेंगे तो उसके डिफरेंट वर्जन है, विंडोज़ 98 है, विंडोज़ XP है एंड सो ऑन, वैसे ही उसके वर्जन है, उसका हेडर है, और उसके पास उसके सिक्योरिटी पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। डाटे में आपके पास कंटेक्स्ट इंजन आईडी क्या है, कंटेक्स्ट नेम क्या है उसका, और PDGU के अंदर उसकी रिक्वेस्ट की आईडी क्या है, आपका एरर स्टेटस क्या है, आपका एरर का इंडेक्स क्या है, और आपके पास वेरिएबल बाइंड लिस्ट क्या है, जो बाइंडिंग लिस्ट है वो क्या है, उसमें आपके पास ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफायर आ रहा है और वैल्यू जो उसमें आपने वैल्यूज को स्टोर की हुई है वो लिस्ट आ रही है। तो ये आपके पास एक SNMP का जो मैसेज होता है कंप्लीट, ये उसके पैरामीटर्स हैं, आप उसको इसका हेडर भी कह सकते हैं, और ये वो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो आप यूज़ करते हैं अपने SNMP के मैसेज के अंदर। ये आपके कोड्स आ गए, ठीक है, डाटा, उसकी क्लास, फॉर्मेट, नंबर, ठीक है, वाइट टैग और होल टैग, इन ये बाइनरी में है और ये आपका हेक्साडेसिमल में है। गेट रिक्वेस्ट क्लास 10, फॉर्मेट 1, ये नंबर, ये उसका बाइनरी और ये इसका हेक्साडेसिमल। गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट है, उसमें भी उसकी क्लास है, फॉर्मेट एंड सो ऑन। देन आपका इसमें रिस्पॉन्स आ जाता है, देन आपके पास सेट रिक्वेस्ट आ जाता है, गेट बल्क रिक्वेस्ट आ जाता है, ये उनकी क्लासेस आ रही हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट है, ट्रैपिंग जो आपकी नेटवर्क मॉनिटरिंग है, जो आपका SNMP है उसका वर्जन 2 आ जाता है, और लास्ट में आपकी आ जाती है जो आपकी जो उसकी रिपोर्टिंग है। तो ये क्लास आ गई, फॉर्मेट आ गई, नंबर आ गया, ये बाइनरी टैग आ गया, और ये साथ उसका ये जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो A0 से लेकर A1 2 3 4 A3 5 6 7 8 A8, तो ये आपके कोड्स आ गए फॉर SNMP मैसेज के लिए। ये कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं। In this example, a manager station SNMP client uses the get request message to retrieve the number of UDP datagrams that a router has received. There is only one variable bind entity. The corresponding MIB variable to this information is UDP in datagrams with the object identifier
6.3.6.1.2.1.7.1.0 the manager wants to retrieve a value, not to store a value, so the value defines a null entity. Figure 28.32 shows the conceptual view ऑफ द पैकेट एंड अपने साथ क्या बताना है, उसका एक कंसेप्चुअल व्यू बताना है और उसका रैडिकल नेचर ऑफ सीक्वेंस के उसका सीक्वेंस क्या है. नॉर्मली वी हैव यूज्ड वाइट एंड कलर बॉक्सेस फॉर द सीक्वेंस. हम इसमें वाइट और कलर बॉक्सेस यूज करेंगे सीक्वेंस के लिए एंड अ ग्रे वन फॉर द पीडीयू. जो वाइट और जो कलर बॉक्स हैं वो सीक्वेंस के लिए हैं और जो आपके पास यहाँ पे जो ग्रे बॉक्स है वो आपके पास फिजिकल डाटा यूनिट के लिए है या प्रोटोकॉल डाटा यूनिट के लिए है. द वेरिएबल बाइंड लिस्ट एज ओनली वन वेयर बाइंड, जो आपकी वेरिएबल बाइंड लिस्ट है उसमें ओनली वन वेयर बाइंड है. ठीक है जी. तो ये आपके पास वही एग्जाम्पल कंटिन्यू हुआ है. द वेरिएबल इज ऑफ टाइप 06 एंड लेंथ 09, द वैल्यू इज ऑफ टाइप 05. ठीक है जी. वैल्यू टाइप 05 आ जाएगी उसमें से एंड लेंथ आपके पास क्या आ जाएगी 00 आ जाएगी. द वैल्यू वेरिएबल बाइंड इज द सीक्वेंस ऑफ लेंथ 0d, ये आपके पास जब इसको कन्वर्ट करेंगे 13. द वेर बाइंड लिस्ट इज आल्सो अ सीक्वेंस ऑफ लेंथ 0f 15 आ जाएगी. द गेट रिक्वेस्ट PDU is of length ID 29. Now we have 3 octal string. आपके पास 3 octal strings आ गई related to the security parameters. इसमें आपके पास एक आपका security model आ गया and flags. Then we have 2 integer defining maximum size 1024 and message ID 64. The header is a sequence of length 12 which we left blank for simplicity. There is one integer version 3. The whole message is a sequence of 52 bytes. Figure 28.24 shows the actual message sent by the manager station client to the agent server. यानी ये जो हमने पीछे सारी डिटेल पढ़ी है ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल उसने यहाँ पे हमें एक्सप्लेन की है कि यहाँ पे ये आपके पास सारा डाटा है. अब हम इसको शो कर लेते हैं कि वो किस तरीके से आपकी हायरार्की में शो हो रही है. तो आप ये देखें 20 ये आपके पास ये आप सारे को पहले नोट कर लें. ये जो जितनी भी आपको गिवन इंफॉर्मेशन है आपने नोट कर ली. अब आपने के पास आ गया यहाँ पे 020103 ये आपका इंटीजर आ गया, वर्जन आ गया 30, ये उसका एड्रेस सीक्वेंस आ गया. ये आपके पास 2 इंटीजर्स आ गए. ये आपके पास जो आपने आउटपुट स्ट्रिंग सेंड किए ये वो आ गया. ठीक है. और उसके बाद ये आपके 3 इंटीजर्स आ गए. फिर ये आपके पास वेरिएबल बाइंड आ गया, ये उसकी लिस्ट आ गई. ये गेट रिक्वेस्ट PDU उसकी लेंथ 29 है और ये आपके पास डाटा सीक्वेंस है जिसके पास 31 बाइट्स हैं. तो ये आपके पास पूरा सीक्वेंस आ गया कि आपने इसको किस तरीके से कैसे सेंड. अब ये आपके पास गेट रिक्वेस्ट मैसेज है, ये आपका मैनेजर है, ये आपका होस्ट है, ये एक पैकेट सेंड कर रहा है इसको और इसमें ये IP एडर है और ये इसका UDP एडर है. ये गेट रिक्वेस्ट जो कि मैसेज जा रहे हैं ये सारे के सारे आपके 1 2 3 4 आप जितने भी मैसेज सेंड कर रहे हैं सारे के सारे आपके मैसेज वहाँ पे सेंड हो रहे हैं मैनेजर से एजेंट की तरफ. ये आपके पास पोर्ट नंबर्स हैं कि जो आप यूज करते हैं अपनी फॉर पोर्ट नंबर्स फॉर SNMPP. इसमें आपके पास 3 ऑप्शन हैं. आप देख रहे हैं पैसिव ओपन बाय बोथ क्लाइंट एंड सर्वर. ये आपका पैसिव ओपन है, इसमें आप क्लाइंट पोर्ट यूज कर रहे हैं 162 और पैसिव ओपन यहाँ पे भी ये सर्वर यूज कर रहा है 161. एक्टिव ओपन में क्या है, एक्सचेंज ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स. जब आपके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मैसेज होंगे तो फिर आप देख रहे हैं कि ये आपके पास 162 है और ये एक्टिव यहाँ सर्वर को 161 है और यहाँ पे 58,000 आ रही है. और सर्वर नीड्स ट्रैप मैसेज. अब सर्वर चाहता है कि उसकी मॉनिटरिंग करे, ट्रैपिंग करे जो अपने मैसेज भेजे हैं. तो वो ट्रैपिंग के लिए ये आपके पास जो आपका क्लाइंट है इसका आ गया 162 और ये आपके पास एक्टिव ओपन आ गया ये 161 है और ये आपके पास इसको जो ये सर्वर ने 61150 को सेंड किया है 162. तो ये आपके पास क्लाइंट को पहुंच गया. तो ये आपके पास 3 केसेस हैं. पैसिव ओपन बाय बोथ क्लाइंट एंड सर्वर, एक्सचेंज ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मैसेजेस एंड सर्वर सेंड्स ट्रैप मैसेजेस. तो ये हमारे पास चैप्टर था नेटवर्क मैनेजमेंट का जिसमें हमने अपना प्रोटोकॉल डिस्कस किया है. सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, उसकी वर्किंग, उसके फंक्शंस किस तरह यूज होते हैं और हम अपने नेटवर्क की मॉनिटरिंग किस तरह कर सकते हैं. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.